द विंडोवर बाय जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। विंडोवर एक पक्षी होता है जिसे आप हिंदी में बाज कहते हैं, और उसे विंडोवर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही देर तक एक ही जगह पे मंडराते रहते हैं ऊंचे आसमान में। इस पोएम के जो पोएट हैं जेरार्ड मैनले हॉपकिंस, वो एक पादरी थे। तो जब वो एक पादरी बने थे तो उन्हें उस वक्त लगा था कि वो जितने भी कविताएं लिखते हैं वो सब अब उन्हें नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं जला दी। उन्हें ऐसा लगता था कि अब वो एक पादरी हैं तो उन्हें जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लेना चाहिए ताकि वो भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट हो सके। लेकिन बाद में उन्हें ये बात समझ में आई कि उनकी जो पोइट्री है, वो जो भी काम करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है करना, उसके थ्रू ही वो ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। उन्हें ये सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब ये पोएम स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है, टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यानी कि इस पोएम में जो भी लिखा हुआ है उन सब के थ्रू पोएट कहीं ना कहीं ऊपर वाले से, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, हमें वो करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो उसके थ्रू हम भगवान से, ईश्वर से, ऊपर वाले से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये बात जानने में जीएम हॉपकिंस को थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन वो ये बात समझ गए। इसीलिए उन्होंने फिर से दोबारा पोएम को लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो ये पोएम हम शुरू करते हैं। आई कॉट दिस मॉर्निंग morning's minion, kingdom of daylight's dolphin, dapple dawn drawn falcon in his riding। तो इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन एक फैल्कन को देखा, यानी एक बाज को देखा, एक विंडोवर को देखा, और उसकी खूबसूरती को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस लाइन को समझने से पहले एक बात बताइए, जब सुबह होती है तो क्या होता है? यानी सुबह को सुबह क्या बनाता है? सुबह कैसे होती है? जब सुबह होती है तो आपने कभी उठा होगा सुबह सुबह, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ ची ची की आवाज़ करती है, बहुत सारे फूल खिलते हैं और सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। यानी कि ये जितने भी चीज़ें हैं जो सुबह सुबह होती हैं, चिड़िया का चहचहाना, बहुत सारी चिड़ियों का आसमान में उड़ना, फूलों का खिलना, ये सभी चीज़ क्या है? ये सभी चीज़ें मिलकर सुबह को सुबह बनाती हैं। और ये सारी चीज़ें सुबह के मीनियन हैं। मीनियन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रिय, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो, उसे कहते हैं मीनियन। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या सुबह सुबह रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो उसी में से एक मीनियन, बहुत सारे मीनियंस हैं, लेकिन उसी में से एक मीनियन जो कि विंडोवर है, उसे एक सुबह पोएट ने देखा, जो कि मॉर्निंग का मीनियन है, यानी सुबह के लिए जो अत्यंत प्रिय चीज़ है वो है। क्योंकि विंडोवर जब आसमान में उड़ती है तो सुबह और भी हसीन लगता है, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आगे पोएट ने सुबह के टाइम को कहा है किंगडम, यानी एक साम्राज्य की तरह है, एक राज्य की तरह है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ये एक किंगडम के समान ही है ना। और इस किंगडम को आगे कौन बढ़ाता है? यानी सुबह का सुबह कौन मनाता है? उसके जो वंशज हैं वो बढ़ाते हैं। और उसके वंशज कौन है? जो मीनियंस हैं, यानी सुबह को जो प्रिय चीज़ें हैं, यानी पेड़ पौधे, फूल, चिड़ियाँ, उनकी चहचहाहट, ये सारी चीज़ें उनके वंशज हैं। तो उनमें से एक वंशज, सुबह का जो एक वंशज था, उन्हें देखा पोएट ने एक दिन, और वो था विंडोवर, फैल्कन जिसे कहते हैं। आगे है डैपल डॉन ड्रॉन फैल्कन। डैपल का मतलब होता है चितकबरा।
आपने देखा होगा ना कि चीता या फिर लियोपार्ड के शरीर के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, तो उसे कहते हैं ना हम चितकबरा रंग का है वो। ठीक उसी तरीके से फैल्कन या फिर जिसे हम विंडहोवर कहते हैं, उसके शरीर के ऊपर भी बहुत सारे डैपल्स होते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। डॉन का मतलब होता है भोर, और ड्रॉन का मतलब तो आपको पता होगा कि कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर कुछ ड्रॉ करना, जैसे आप ड्राइंग को बनाते हो पेपर के ऊपर, ठीक उसी तरीके से। तो पोएट को यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब पोएट ने उस फैल्कन को या फिर उस विंडोवर को देखा था, तो उस वक्त सुबह का टाइम था, तो वो फैल्कन सुबह सुबह उड़ रहा था आसमान में, तो उसके ऊपर जो सुबह की किरणें पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर जो बहुत सारे जो डैपल्स थे, उसके शरीर के ऊपर जो डैपल्स थे, वो डैपल्स सुबह की किरणों ने ही उसके शरीर के ऊपर ड्रॉ किया था, बनाया था, ऐसा पोएट कहना चाह रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में हम बोले तो पोएट ने एक विंडोवर को देखा सुबह सुबह, जो कि पोएट के अनुसार सुबह का मीनियन था, यानी सुबह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, और सुबह जो कि एक किंगडम के समान है, उस किंगडम का वंशज है, उसको आगे बढ़ाने वाला है, और उस फैल्कन के शरीर के ऊपर मानो सुबह की किरणों ने ही उसके ऊपर डैपल्स बनाए थे, यानी उसके ऊपर स्पॉट्स बनाए थे, और वो फैल्कन सुबह सुबह उड़ रहा था आसमान में। उस फैल्कन को पोएट ने देखा। आगे है, इन हिज राइडिंग ऑफ द रोलिंग लेवल अंडरनेथ हिम स्टडी एयर एंड स्ट्राइडिंग हाई देयर। इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो फैल्कन था, ये जो विंडहोवर था, ये आसमान में उड़ता जा रहा था, और उसके नीचे जहाँ पे वो उड़ रहा था, उसके नीचे लगातार हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा के ऊपर वो एकदम स्थिरता से टिका हुआ था, और वो आगे बढ़ता जा रहा था। स्ट्राइडिंग का मतलब होता है लंबी छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो फैल्कन विंडहोवर आगे बढ़ता जा रहा था हवा के ऊपर, बैलेंस बना के, संतुलन बना के। आगे है, हाउ ही रंग अपॉन द रेन ऑफ ए विम्पलिंग विंग इन हिज एक्सटेसी। रंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि आगे बढ़ना, किसी के सहारे आगे बढ़ना। रेन का मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़े का लगाम होता है ना, आप अपने हाथ में लेते हो और कंट्रोल करते हो घोड़े को, ठीक उसी तरीके से। विम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, विम्पलिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि कोई चीज़ जब फोल्डेड होती है ना, कर्व होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ी कड़वी होती है, ट्विस्टेड होती है, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे विम्पलिंग विंग कहा गया है, क्योंकि विंग जो है, यानी जो पंख होते हैं किसी भी चिड़िया के, वो एकदम सीधे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा उसमें कर्व्स बने होते हैं ताकि वो अच्छे से आसमान में उड़ सकें। तो पोएट यहाँ पे थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं किस तरीके से फैल्कन या विंडहोवर जो है, ये आसमान में उड़ रहा है, और अपने पंखों के सहारे, वो पंख जो थोड़ा कर्व है, विम्पलिंग है, उस पंख के सहारे उसकी लगाम को अपने हाथ में लेकर, यानी उस पंख को अपने कंट्रोल में करके वो आसमान में पता नहीं किस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ उड़ता जा रहा है। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, जब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हो, ठीक उसी तरीके से ये जो फैल्कन है, ये जो विंडहोवर है, वो भी अपने पंखों के सहारे, अपने पंखों को अपने कंट्रोल में करके वो आसमान में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आगे है, देन off forth on swing as the skates hill sweeps smooth on a bow bend। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ये विंडहोवर इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से हवा में स्विंग कर रहा है, घूम रहा है, जैसे कि आप अपने पैरों में स्केटिंग करने के लिए जो स्केटिंग शूज़ पहनते हो, स्केटिंग हिल पहनते हो, उसको पहनने के बाद जैसे ही आप किसी मोड़ के ऊपर आते हो जहाँ पे आपको मुड़ना होता है, तो आप कितने स्मूथली मुड़ते हो,
ठीक उसी तरीके से ये विंडहोवर, ये फैल्कन भी हवा में मानो अपने विंग्स में, अपने पंखों में या फिर अपने पैरों में उसने भी स्केट लगा लिया हो और वो हवा में स्मूथली उड़ता जा रहा है, झुक कर उड़ता है। जहाँ पे मोड़ आती है वहाँ पे बहुत ही स्मूथली वो मुड़ भी जाता है, जैसे कि कोई स्केटिंग कर रहा हो तब वो मुड़ता है, ठीक उसी तरीके से। आगे है द हर्ल एंड ग्लाइडिंग रीबफ्ड द बिग विंड। हर्ल का मतलब होता है उछलना या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो चक्कर लगाना, और ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। तो बर्फ़ में जैसे आप हर्ल और ग्लाइड करते हो, ठीक उसी तरीके से ये फैल्कन, ये विंडहोवर भी आसमान में चक्कर लगा रहा है और फिसल रहा है। और जो हवा, जो तेज़ हवा आसमान में चल रही है, उसको उसने, उसके असर को उसने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उस हवा का इस विंडहोवर के उड़ने पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये विंडहोवर उस हवा को भी काबू करके रखे हुआ है और वो आराम से हवा में उड़ रहा है। उस हवा का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। रीबफ्ड का मतलब होता है रोकना, और यहाँ पे इस विंडहोवर ने हवा को मात दे दिया है और उसके बावजूद हवा के तेज़ बहने के बावजूद वो आसमान में बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कलाबाजियाँ करते हुए वो उड़ रहा है। माई हार्ट इन हाइडिंग स्टेड फॉर ए बर्ड द अचीव ऑफ द मास्टरी ऑफ द थिंग। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ये जो फैल्कन, ये जो विंडहोवर कलाबाजियाँ कर रहा है, जिस तरीके से उछल रहा है, चक्कर लगा रहा है हवा में और हवा को काबू करके रखा हुआ है उसने, हवा का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा, उसको देखकर पोइट कह रहे हैं कि ये सब देखकर उनका जो दिल था वो अचानक बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा। माई हार्ट इन हाइडिंग का मतलब हुआ कि पहले नॉर्मल था, मतलब उस वक्त उनके दिल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन उस फैल्कन के चाल को देखकर, उसकी कलाबाजियाँ देखकर उनका जो दिल था वो भी वाइब्रेट करने लगा, यानी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस फैल्कन को देखकर जिसने इतना ज़्यादा अपने अंदर स्किल भर लिया है उड़ने का, उसने एक उपलब्धि पा ली है और वो उसमें एकदम मास्टर हो गया है, यानी उसने श्रेष्ठता पा ली है और वो एकदम एक प्रोफेशनल की तरह आसमान में उड़ता जा रहा है। आगे है ब्रूट ब्यूटी एंड वैलोर एंड एक्ट ओह एयर प्राइड प्लूम हेयर बकल एंड द फायर दैट ब्रेक्स फ्रॉम thee then a billion times told lovelier, more dangerous, oh my chevalier। देखिए यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं। पोइट विंडहोवर से कह रहे हैं कि तुम हवा में कलाबाजियाँ करते हो, एक्ट करते हो, कलाबाजियाँ करते हो अपने पंख के सहारे और अपने कॉन्फिडेंस के सहारे, तुम्हारे अंदर जो प्राइड है उसके सहारे। प्लूम का मतलब होता है पंख, तो तुम अपने पंख और अपने कॉन्फिडेंस के सहारे कलाबाजियाँ जो करते हो, उन कलाबाजियों के साथ जब तुम्हारी खूबसूरती, जो किसी पशु में जैसी खूबसूरती होनी चाहिए वैसी खूबसूरती मिलती है तुम्हारे साहस के साथ। वैलोर का मतलब होता है साहस। तो ये सारी चीज़ें यानी खूबसूरती, साहस और उसके साथ साथ तुम कलाबाजियाँ भी करते हो हवा में अपने पंख के साथ, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो तुम्हारे अंदर से एक ज्वाला निकलती है, एक आग निकलती है, और ये आग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ ये बहुत ही डेंजरस भी होती है, ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि तुम एक योद्धा की तरह दिखते हो उस वक्त। एक योद्धा होता है तो जब वो लड़ता है तो वो बहुत ही खूबसूरती के साथ लड़ता भी है, लेकिन वो डेंजरस भी होता है, ख़तरनाक भी होता है। तो ठीक उसी तरीके से विंडहोवर तुम भी हो। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है शेवेलियर, इसका इस्तेमाल तो पोइट ने यहाँ पे आप कह सकते हो कि विंडहोवर के लिए किया है, लेकिन
अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि शेवलियर का इस्तेमाल उन्होंने ईश्वर के लिए भी किया होगा, या फिर ईश्वर के लिए किया है, क्राइस्ट के लिए किया है। क्योंकि देखिए, विंडोवर है क्या? विंडोवर एक पक्षी है, और हम जानते हैं कि ईश्वर हर कुछ में होता है, और जो पोएट हैं वो भी हर जगह ईश्वर को देखते हैं, तो वो विंडोवर के रूप में भी ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से विंडोवर इतना खूबसूरत लग रहा है, ऊंचे आसमान में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उड़ रहा है। तो ये सब क्या है? हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, वो सब, उन सभी चीज़ों में ईश्वर वास करते हैं। तो पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो विंडोवर है, ये जैसा दिख रहा है, ये जैसा भी है, हे ईश्वर, ये आपके वजह से ही है। मैं इस विंडोवर में, इस फैल्कन में मैं आपको देख सकता हूँ, आपकी हर एक बनाई हुई चीज़ में मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। और जैसा योद्धा की तरह ये विंडोवर लग रहा है, असल में योद्धा आप ही हो, क्योंकि आपने ही ये सब कुछ बनाया है। आप ही हर एक इंसान के लिए इतना कुछ करते हो, हर एक पशु पक्षी सब के लिए आप बहुत कुछ करते हो। आगे है, नो वंडर ऑफ इट, शेयर प्लॉड मेक्स प्लाउ डाउन शिलियन शाइन। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है शेयर प्लॉड, इसका मतलब होता है कि केवल एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, मतलब लगातार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते रहना। प्लाउ का मतलब तो आपको पता ही होगा, हल कहते हैं। और यहाँ जो वर्ड शिलियन है, ये ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन ये पोएट का अपना इन्वेंशन है, और इसका यहाँ पे मतलब है कि ज़मीन के अंदर गड्ढा करना। तो इससे पहले वाले लाइंस में हमने क्या देखा था? पोएट बता रहे थे कि ये जो विंडोवर है, ये जो फैल्कन है, ये आसमान में बहुत ही ऊंचा ऊंचा उड़ान भरता है और बहुत सारी कलाबाजियाँ आसमान में करते रहता है, हवा में करते रहता है। तो अब ये कैसे कर पाता है? ये जो फैल्कन है, ये जो विंडोवर है, इसने प्रैक्टिस की होगी ना इसकी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस उसने की होगी, उसके बाद ही तो वो आसमान में उड़ना सीखा होगा ना उसने, अचानक तो नहीं किया होगा, जिसके कारण वो अभी बहुत ही ज़्यादा कलाबाजियाँ कर पाता है आसमान में। तो उस चीज़ को समझाने के लिए पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये जो फैल्कन है, ये इतने ऊंची ऊंची उड़ान भर लेता है और इतनी ज़्यादा कलाबाजियाँ करता है। क्योंकि अगर कोई हल है हमारे पास और उस हल का इस्तेमाल हम लगातार करेंगे, रोज़ करेंगे, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदने के लिए, ताकि हम उसमें प्लांट लगा सके, क्रॉप्स लगा सके, तो वो जो हल होगा वो हमेशा चमकता रहेगा। यानी कि ये जो विंडोवर है, वो उसी हल के भांति लगातार उसने प्रयास किया है, हमेशा वो उड़ते रहता है, जिसके कारण वो अभी खुले आसमान में बहुत ही ऊंचाइयों तक उड़ पाता है। आगे है, एंड ब्लू ब्लैक एम्बर्स आह माय डियर फॉल गॉल देमसेल्व्स एंड गैश गोल्ड वर्मिलियन। यहाँ पे पोएट उस चीज़ को समझाने के लिए कि विंडोवर या फिर फैल्कन, उसका डेडिकेशन किस प्रकार का है, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई बेरंग कोल है, कोई बेरंग कोयला है, तो उसके अंदर आप चमक कब देखते हो? वो चमकता कब है? जब आप उसमें आग लगाते हो और वो कोयला छोटे छोटे पीसेस में होता है, और जब आप उसको तोड़ते हो, जब वो बीच से क्रैक होने लगता है, तब आपको उसके अंदर की जो आग है वो नज़र आती है ना, उसकी जो चमक है वो नज़र आती है ना। ठीक वही बात पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ब्लू ब्लैक एम्बर है, यानी कि एक बेरंग कोयला है, जब वो गिरता है, जब वो ब्रेक होता है, तभी उसके अंदर से आपको एक गोल्डन कलर का रंग नज़र आता है। वर्मिलियन का मतलब होता है रेड कलर के जैसा ही कुछ रंग, तो वो जो रंग आपको नज़र आता है वो थोड़ा रेड कलर का ही होता है ना। तो वही पोएट कह रहे हैं कि जैसे कि ये विंडोवर है, ये उड़ रहा है आसमान में, तो कैसे उड़ रहा है? उस विंडोवर ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है उड़ने की। अगर वो
उड़ने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। वो हर रोज़ उड़ते रहता है, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा कलाबाजियाँ कर पाता है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से कोई कोयला जब जलता है तो उसके अंदर से आपको उसका रंग जो है वो नज़र आता है, ठीक उसी तरीके से वो विंडोवर इतने आसमान में उड़ रहा है। इसके पीछे उसका डेडिकेशन है कि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसके बाद ही वो इतने ऊंचे आसमान में उड़ पा रहा है। तो ये बात भी तो बिल्कुल सही है ना, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद उठते हैं, तभी तो हम अपने अंदर एक आग ला पाते हैं, आगे काम करने की हम कुछ अचीव कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब बारी आती है कि इस पोएम के माध्यम से पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। वो हमें कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इन सभी में भगवान का वास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के और भी ज़्यादा करीब हो सके, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो आसपास हमारी जो प्रकृति है, यही तो हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है। तो अगर हम इस पे ध्यान दें, तो हम गौर से अगर देखें, तो हमें पता चलेगा कि इन सभी चीज़ों में ईश्वर का वास है, और हम कभी भी किसी धर्म को प्रकृति से अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ मिलकर ही पूरा होती है। तो अगर हमें ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास की जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, जो प्रकृति में चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उन्हीं के द्वारा बनी हुई है और उसमें वो वास करते हैं, तो हमें वही देखना चाहिए, और इसके द्वारा ही हम ईश्वर को पा लेंगे, उन्हें देख पाएंगे, उनकी जो शक्ति है उसे महसूस कर पाएंगे।